मित्रों, हम जब सुबह सोकर उठते हैं और सोकर उठने के बाद से चाय की प्याली से लेकर के रात के भोजन तक हम लोग जो भी ग्रहण करते हैं, जो भी खाते हैं, वह ऐसे ही नहीं मिल जाता है। वह हमारे किसानों की खून पसीने के द्वारा उपजाई हुई जो उपज होती है, उस उपज के वजह से हम अपने परिवार का, हम अपने बच्चों का, हम अपने समाज में अन्न का सेवन कर पाते हैं। यदि किसान ही हमारे देश में न रहें या किसान जो उत्पादन करता है और उससे ही हम सारी सहूलियतों को छीन लें, तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश का जो किसान, जिसे अन्नदाता माना जाना चाहिए, जिसकी वजह से हम जीवन जी रहे हैं, ऐसी स्थिति में यदि केंद्र सरकार जो फार्मर बिल जो अभी एक्ट अपान हो चुका है लोकसभा से और राज्यसभा से पारित होने के बाद माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा उसको उनकी सिग्नेचर होने के बाद वह अब कानून के रूप में आ गया है। और यह कानून किस प्रकार से किसानों को, किस प्रकार से खेती किसानी को प्रभावित करेगा और इसका क्या असर हमारे जीवन पे पड़ने वाला है, और इस एक्ट के माध्यम से केंद्र सरकार का क्या इंटेंशन है, लेजिस्लेचर का क्या उसमें पूरा मोटो क्या है, इससे किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होने वाला है, इससे जो अभी तक की जो व्यवस्था चली आ रही थी उस पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में सारी बात फार्मर एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020 पर आज हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। यह एक्ट सीधे तौर पर जो कंपनीज हैं, स्पॉन्सर्स हैं, लिमिटेड लायबिलिटी के ग्रुप हैं या इस प्रकार के कोई भी इंडिविजुअल किसानों के साथ सीधा एग्रीमेंट करके किसानों के द्वारा उगाई जाने वाली उपज को खरीद सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह एक्ट प्रदान करता है अधिकार इस कंपनीज और तमाम इस तरह के इंडिविजुअल स्पॉन्सर्स को कि यह उपज से पूर्व ही एग्रीमेंट किसानों से कर सकते हैं, और इसमें जो थर्ड पार्टी का रोल होगा वह किसानों और स्पॉन्सर्स के बीच में मध्यस्थता का रोल करेगा। कुल मिलाकर के यह एक्ट सीधा किसान और कॉरपोरेट लॉबी के डायरेक्ट सीधा संवाद और सीधे एग्रीमेंट की बात करता है। राज्य सरकारें इस एक्ट के माध्यम से राज्य सरकारों को यह अधिकार मिलता है कि इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसमें मे वर्ड का यूज है, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो इसमें जो एग्रीमेंट होगा स्पॉन्सर्स और किसानों के बीच में, उसमें जो तमाम कंडीशंस होंगी, उसमें कंडीशंस हो सकती हैं जो भी दोनों पार्टी जिसमें सहमत हो सकते हैं या असहमत भी हो सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स क्या हो सकती है। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो समझ में आती है वो ये आती है, सप्लाई करने की क्या कंडीशन होगी, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, उसका जो उपज होगी उसकी प्राइस क्या होगी, मशीनरी क्या हो सकती है उपज करने के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी क्या होगी, बीज कौन उपलब्ध कराएगा, रसायन कौन उपलब्ध कराएगा और सर्विस कैसे दी जाएगी। इन सारी बातों को उस एग्रीमेंट में लिखित रूप से मेंशन किया जाएगा। यह एक्ट बताता है कि इस एग्रीमेंट की न्यूनतम समय सीमा फार्मर और स्पॉन्सर्स के बीच में कम से कम 1 क्रॉप सेशन यानी एक फसली वर्ष न्यूनतम रहेगी, और अधिकतम यह 5 साल तक बढ़ाई जा सकती है। इसके साथ ही साथ यदि 5 साल से इतर भी अगर स्पॉन्सर्स जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। स्पॉन्सर एग्रीमेंट के हिसाब से, एग्रीमेंट के लिहाज से किसानों को प्राइस पे करेगा, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो एडिशनल पेमेंट और बोनस इत्यादि, प्रीमियम इत्यादि भी स्पॉन्सर किसानों को उपज के दौरान पे कर सकता है। ये एक्ट बताता है कि फार्म प्रोड्यूस की डिलीवरी 2 प्रकार से हो सकती है। एक, या तो स्पॉन्सर फार्म गेट से जा कर के अपने प्रोड्यूस का डिलीवरी ले सकता है, अथवा दूसरा तरीका जो है वो ये है
कि किसान उस फॉर प्रोड्यूस को डिलीवरी प्लेस जो इस एग्रीमेंट में तय रहता है उस वहाँ पर जाकर के वो डिलीवरी कर सकता है, लेकिन इस पे बाध्यता रहेगी कि जो स्पॉन्सर है, जो कॉरपोरेट है, वो तय समय सीमा के भीतर उसको उसकी डिलीवरी को स्वीकार करेगा और इसके साथ ही साथ जो स्पॉन्सर है वह उसकी क्वालिटी को एज पर अग्रीमेंट डिलीवरी स्वीकार करने से पहले चेक कर सकता है। पेमेंट को लेकर के यह एक्ट बताता है कि यदि फार्मर ने, किसान ने सीड का प्रोडक्शन किया है, बीज का प्रोडक्शन किया है, तो डिलीवरी के दौरान जो स्पॉन्सर है, जो कॉरपोरेट है, वो 2/3 पेमेंट तत्काल कर देगा और 30 दिनों के भीतर 1/3 पेमेंट, जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट 1/3 बचता है, वो उसको देगा। और अन्य मामलों में, अन्य केसेस में एंटायर अमाउंट कॉरपोरेट को, स्पॉन्सर को तत्काल उस किसान को पेमेंट करना होगा। और स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर दी गई है कि वह पेमेंट करने या लेने या देने का जो भी प्रोसीजर हो सकता है वो प्रेस्क्राइब तरीके से ले आ सकती है। पेमेंट बिना रिसिप्ट की नहीं होगी, ऐसा एक्ट कहता है। यह एक्ट कॉरपोरेट या स्पॉन्सर्स और किसानों के बीच होने वाले एग्रीमेंट से या फार्मर प्रोड्यूस के सेल और परचेज के जो तमाम स्टेट्स के लॉ हैं उनसे एग्जेम्प्ट करके रखा गया है। कभी किसी भी स्टेट का कोई भी लॉ इस तरह के सेल परचेज पर लागू नहीं होगा। कॉरपोरेट या स्पॉन्सर को स्टॉक लिमिट से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, वह अनलिमिटेड स्टॉक रख सकता है, इसकी कोई बाध्यता उसके ऊपर नहीं है। जबकि पूर्व में इसी एक्ट के अंतर्गत स्टॉक लिमिट की बाध्यता हुआ करती थी, लेकिन इस एक्ट के माध्यम से इस पूरे लिमिट को समाप्त कर दिया गया है। यदि किसान और कॉरपोरेट या स्पॉन्सर के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यह एक्ट बताता है कि कंसिलेशन अथॉरिटी के पास दोनों पक्षकार जाएंगे, वहां पर विवाद के निपटारे का पूरा प्रयास करेंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसके उपरांत वह एसडीएम के कोर्ट के समक्ष जा करके प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपने विवाद को एसडीएम के समक्ष रख सकते हैं। और यदि वहां पर भी निपटारा नहीं होता है तो उसके बाद कलेक्टर या एडिशनल डिप्टी कलेक्टर के कोर्ट में या उनकी अदालत में जा करके अपील में जा सकते हैं। वहाँ पर अपील में जा करके वह दोनों पक्षकार अपने पक्ष को रख करके अपने विवाद का निपटारा करवा सकते हैं। लेकिन एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस विवाद का निपटारा, ऐसा एक्ट कहता है कि विदिन 30 डेज, प्रार्थना पत्र के रिसीव होने के 30 दिनों के भीतर इस विवाद का निपटारा करना अनिवार्य होगा। इस एक्ट के लागू होने से पहले की जो व्यवस्था थी वह एपीएमसी रेगुलेट करता था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी इसको कहा जाता था। इसके माध्यम से जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हुआ करते थे उसके फेयर ट्रेड और प्राइस को, इफेक्टिव प्राइस को और फेयर प्राइस को इंश्योर किया जाता था। इसके माध्यम से सेलर जो होता था या जो परचेजर होता था या जो बायर होता था, इसमें बायर को लाइसेंस प्रदान किया जाता था और जो मार्केट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ करता था उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप इसके माध्यम से किया जाता था। एंट्री 14 और 28 लिस्ट सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यह स्टेट का सब्जेक्ट हुआ करता है। ये मार्केट और एग्रीकल्चर पूरी तरह से राज्य सरकारों का इस पर हस्तक्षेप हुआ करता था वेलफेयर के लिए किसानों के। और इस एक्ट के लागू होने के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट का जो पूरा कंट्रोल हुआ करता था फार्मर प्रोड्यूस पर या किसी भी प्रकार के फार्मिंग एक्टिविटी को लेकर के या समर्थन मूल्य से लेकर के तमाम सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हुआ करती थी, उस पर पूरा कंट्रोल हुआ करता था। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद राज्य सरकारों का इस पर से कोई हस्तक्षेप नहीं होने पाएगा, उनके पास कोई अधिकार नहीं होगा कि वह कारपोरेट लॉबी को किसानों के पक्ष में या किसान जो है स्टेट गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार का कोई रिलीफ अब कॉल नहीं कर सकते हैं।
एपीएमसी की जो एपीएमसीज मार्केट्स वगैरह जो हुआ करती थी, उनकी जो मोनोपोली थी, जिसके माध्यम से फार्म प्रोड्यूस पर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य राज्य सरकारें तय किया करती थीं, उसकी मोनोपोली समाप्त होने से अब राज्य सरकारों के पास कोई अधिकार नहीं होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वो किसानों के उपज पर तय कर सकें। अब किसान केवल कॉरपोरेट स्पॉन्सर्स या लिमिटेड लायबिलिटीज़ की कंपनीज के आगे केवल दया के पात्र रहेंगे और उन्हीं के सामने उन्हीं के दया और दृष्टि पर उनका जीवन यापन होगा। क्योंकि अब यह सीधा जो सरकारी राज्य सरकारों का जो पूरा उस पर हस्तक्षेप हुआ करता था, जो इस बात को सिक्योर करता था कि फार्म प्रोड्यूस जो किसानों का जो पूरा वन क्रॉप सेशन का जो पूरा लेबर चार्ज से लेकर के उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के उनके जीवन जीने से लेकर के उनके प्रॉफिट से लेकर के उनके सारे लॉस को लेकर के सारी चीज़ों को रेगुलराइज करने का काम स्टेट गवर्नमेंट जो करती थी, उस पर से उसका जो कंट्रोल था इस एक्ट के आने के बाद से अब पूरी तरह से समाप्त हो गया है। सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाली इस एक्ट में यह बात है कि इसमें प्राइस फिक्सेशन को लेकर कोई मैकेनिज्म नहीं दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसमें कॉरपोरेट लॉबी को, स्पॉन्सर्स को, लिमिटेड लायबिलिटीज़ की जो कंपनीज हैं उनको पूरी फ्रीडम दी गई है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली भी कह सकते हैं, कि वह प्राइस को बार्गेनिंग करके फिक्स कर सके, जिससे किसानों की क्या स्थिति होगी इसका हम अंदाजा स्वयं से लगा सकते हैं। किसानों का उत्पीड़न तो इस पूरे एक्ट के लागू होने के बाद से बढ़ेगा ही, लेकिन इसके साथ ही साथ किसान और कॉरपोरेट लॉबी के बीच में एक लीगल बैटल चलेगी, जो अनवरत रूप से एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है फार्मिंग का, किसानी और खेती का, उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को लीगल बैटल कॉरपोरेट लॉबी से लड़ना पड़ेगा। इसी एक्ट में अनाज, तिलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज इत्यादि को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत इसेंशियल कमोडिटी में रखा गया था, लेकिन इस एक्ट के लागू होने के बाद इसे इसी एक्ट यानी इसेंशियल कमोडिटी से बाहर करके रख दिया गया है। और इसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस प्रकार के जो मूलभूत जो खाद्यान्न की ज़रूरतें हैं उसके जो स्टोरेज से लेकर के उसके मूवमेंट से लेकर के और उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा पावर था, इस एक्ट के लागू होने के बाद वह समाप्त हो गया। और ऐसी स्थिति में होगा क्या कि जब भी देश के ऊपर हमारे देश में कभी कोई प्राकृतिक आपदा आती थी या युद्ध की स्थिति होती थी या प्राइस राइज होता था, महंगाई बढ़ती थी, तो इस प्रकार ऐसी स्थिति में सरकार इसका डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और मूवमेंट करके प्राइस राइज को कम करती थी, महंगाई को कम करती थी। इसके साथ ही साथ युद्ध के समय में रसद को पहुंचाने में आसानी मिलती थी और तमाम सारी चीज़ें इसमें जो जन कल्याण के निहित जो बातें थी वह हुआ करती थी। लेकिन अब एक सबसे और भी बड़ी बात इसमें यह है कि स्टॉक लिमिट की सीमा न होने की वजह से कॉरपोरेट या जो स्पॉन्सर हैं वह चाहे जितना स्टॉक रख सकते हैं, जो हाई रेट मार्केट प्राइस को हमेशा देश में लगातार बढ़ाता ही चला जाएगा। तथा इसकी सूचना भी नहीं होगी किसी भी स्थिति में गवर्नमेंट को कि हमारे देश में कितना खाद्यान्न उपलब्ध है। अब मैं इस वीडियो में इससे ज़्यादा कुछ कंक्लूजन में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, ना ही मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ये सब मैं आपको जो भी मैंने सारी बातें बताई ये तथ्य हैं, यह आपको डिसाइड करना है कि यह एक्ट हमारे लिए कितना बेहतर है, किसानों के लिए कितना बेहतर है, देश के लिए कितना बेहतर है, समाज के लिए कितना बेहतर है, ये आप डिसाइड करिए, ये मेरा काम नहीं है। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।